लोग। और ये जो आज का सवाल है आपका, ये आपका 121 नंबर का जो सवाल है, और अगर 500 का सीरीज जो करवा रहे हैं आप सभी का, इसको आप मान के चलिए 381 नंबर। ठीक है ना? ये 300 500 का सीरीज के अकॉर्डिंग चलिएगा तो ये 381 नंबर का सवाल है। आज जो अपना ये 37 क्लास है आपका, इसमें जो अपना लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाँ, थ्योरी पढ़ लीजिए भाई, हम कह रहे हैं बार बार, आसान हो जाएगा समझना। क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी घुमावदार अगर होगा तो आपका बनेगा आसानी से। आपको अगर 2 4 5 नंबर भी कम आ जाता है ना, बड़ी भारी पड़ जाएगा। 2 4 5 नंबर के कारण आपका परसेंटेज थोड़ा सा लो हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आप सभी को, थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए। कहीं भी किसी भी क्लास में आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, लगभग चैप्टर को हम कवर कराए हैं, और सवाल किस प्रकार से बनता है वो हम टू दी पॉइंट पढ़ाए हुए हैं। उलूल झुलूल चीज़ हम पढ़ाए हैं नहीं, है ना? ये आपको आगे भी काम देगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करिएगा तो वो आपका काम देगा। बाकी डेली तो हम बोल ही रहे हैं, आज नहीं बोलेंगे, है ना? आज का जो सवाल है इसमें कह रहा है, स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा समझने का चीज है। स्क्रू थ्रेड है ना? स्क्रू थ्रेड को मापने के लिए, प्रभावी व्यास को मापने के लिए, स्क्रू थ्रेड का व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका स्क्रू पिच गेज, है ना? गेज वाला बात है। यहाँ क्या आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये भी तो होने का है नहीं। अब तीसरा क्या है? स्क्रू थ्रेड, है ना? अब गेज है, इसमें माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड कैलिपर है। ये तीनों तो तीनों बात अलग अलग नहीं दिख रहा है ऐसे भी। यहाँ बात क्या कह रहा है? स्क्रू थ्रेड को मापने के लिए, उसके व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो अपना लोग यही न कहिएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या करते हैं अपना लोग? स्क्रू थ्रेड के व्यास को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, कुछ भी दम नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं आप सभी को। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ना, पढ़ लीजिएगा ना, बड़ी आसान लगेगा आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्मी पे जो भी है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपका चेंज है ना? हमको लग रहा है 10 गो अगर पार्ट लगातार अगर देख लेते हैं पूरे पूरे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। सब बगैर देख ले आप खुद मार दीजिएगा टिक। इसमें कह रहा है, डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये डायल गेज है, ये वाला एक्स के रूप में चिन्हित भाग के बारे में आपसे पूछ रहा है। इस भाग को जो है ना अपना लोग प्लंजर कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस वाले भाग को कहते हैं प्लंजर। और थोड़ा सा देख लीजिए आप, और ये जो है, ये जो सुई है ये, है ना? इस सुई को कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, ये सुई जो है ये वाला, इसको कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, रिवोल्यूशन काउंट है ये वाला, छोटा वाला ये घड़ी दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये वाला घड़ी आप कल में नहीं चल रहा, ये वाला जो छोटा सा घड़ी है, इसको कहते हैं अपना लोग रिवोल्यूशन काउंटर। ठीक है, उसके बाद फिर एक और पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टीम। ये वाला हिस्सा को कहते हैं स्टीम। ठीक है ना? और एक दो पार्ट आप देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा है ये घुमा घुमा करके सेट जो करते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं रोटेबल बेजल, है ना? रोटेबल बेजल भी कहते हैं। इसको लिख देते हैं, रोटेबल बेजल, है ना? बेजल भी कहते हैं इसको, इतना याद रखिएगा। ये जो है ये वाला हिस्सा, इसको क्लैम कहते हैं। कौन सा क्लैम? बेजल क्लैम कहते हैं। बेजल
बेजेल क्लैंप, है ना, क्लैंप कहते हैं ये वाला हिस्सा को। लगभग बात आपको हम बता ही दिए हैं। एक एनविल है, यही वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसी को कहते हैं एनविल। ठीक है, सभी पार्ट को अब कभी पूछ दे, अभी एक्स के रूप में आपसे पूछ जो रहा था, प्लंजर के बारे में पूछ रहा था, कभी कुछ और पूछ दे तो आपको आसान हो जाएगा समझने में, बताने में। अगला जो सवाल है, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम, है ना, आकार की निचली सीमा, एगो चीज जिसमें छूट गया है, मान लेते हैं समझने के लिए आपको लिख देते हैं 25। ये वाला सवाल जो है इससे जस्ट पहले वाले वीडियो हम किए हुए थे, है ना। आकार की निचली सीमा क्या है, ठीक है। लॉ लिमिट के बारे में पूछ रहा है, अपर लिमिट के बारे में पिछले बार पूछ रहा था, वहां पे हम लॉ लिमिट के बारे में भी आप लोगों को बता दिए थे। तो इसमें जो है उसमें अपर लिमिट पूछ रहा था, इसमें लॉ लिमिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे है +0.084, ठीक है। फिर नीचे भी है इसका सवाल में 0.021। तो लॉ लिमिट कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ये अपर लिमिट है ना। तो अब ये जो आपका इक्वेशन हम लिखे हुए हैं ये छूट गया है, इसलिए हम इसको फिर से लिख दिए हैं। और आपसे पूछ रहा है लॉ लिमिट, लोअर लिमिट के बारे में। लोअर लिमिट बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 25 + 0.021, है ना, ये लोअर लिमिट। इसको जब ऐड करिएगा दोनों सबको, तो इसका राइट ये आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 25.021 mm। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ये डी नंबर में है 25.021 mm, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये लोअर लिमिट के बारे में पूछ रहा था, है ना, ये टॉलरेंस दिया रहता है ना, टॉलरेंस से है ये आपका सवाल। ये अपर लिमिट हो गया, नीचे वाला लोअर लिमिट हो गया। कभी कभी माइनस में होता है यहाँ पे, तो माइनस में अगर होता तो उसको माइनस कर देते आप, ठीक है। अगला सवाल पे चलिए। इसमें कह रहा है यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट का अस्थिर, तो सिस्टम का नाम क्या है ना। ये भी सवाल आपका जस्ट पहले वाले वीडियो में किए हुए हैं अपना लोग, है ना। इसमें यदि छिद्र किसी होल का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट का अस्थिर रखा जाता है, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं अपना लोग, ठीक है। इसी से संबंधित हम टोटल ऑप्शन को हम जस्ट इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, होल बेसिस सिस्टम, है ना। होल बेसिस सिस्टम कहते हैं अगर छेद का आकार स्थिर रखा जाए और शाफ्ट का आकार अस्थिर रखा जाए, तो उस सिस्टम को अपना लोग कहते हैं होल बेसिस सिस्टम, ठीक है। अब पिछले वीडियो में देख लीजिएगा तो ये टोटल के बारे में हम बताए हुए थे। अब इस वाले सवाल में देख लीजिए क्या कह रहा है, वास्तविक आकार और संबंधित बेसिक साइज के बीचीय अंतर, क्या बीज गणितीय अंतर इससे पहले भी बताए हुए थे और सभी चीज को हम बताए हुए थे। बीच गणितीय अंतर जो था विचलन, जिसका आंसर आपको बताए थे जस्ट पीछे में हम। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है, वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीचीय अंतर क्या है। उस बीचीय अंतर को, अब यहाँ पे वास्तविक आकार है, देखिए विचलन तो होगा नहीं, सहनशीलता वाला तो गप है नहीं, अधिक विचलन तो है नहीं। अब वास्तविक आकार से संबंधित बेसिक साइज के बीचीय अंतर का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऐसे भी आप मिला लीजिएगा ना ऑप्शन, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक विचलन हो जाएगा। वास्तविक आकार और बेसिक साइज के बीचीय अंतर अगर पूछ रहा है तो वास्तविक ना विचलन होगा क्या, तो सीधी सी बात है। अब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर अभी जस्ट देखे थे ना उसका फिगर, उसको किस उपकरण के साथ उपयोग किया था, चॉक के साथ तो नहीं न करते हैं, चॉक
ड्रिल बिट लगाने के लिए चक का उपयोग करते हैं। अब देख लीजिए स्टैंड है ना, स्टैंड का उपयोग करते हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना। ये जो है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर को कभी कभी स्टैंड पे अपना लोग खड़ा करके, है ना, उसके माध्यम से भी अपना लोग यूज करते हैं। टूल रेस्ट, ये तो भैया लेथ मशीन से। बेंच वाइज, ऐसे पढ़ लीजिएगा ना, आपको लगभग सवाल समझ में आ जाएगा। बेंच वाइज के साथ अपना लोग काहे यूज करिएगा उसका, टूल रेस्ट के साथ काहे यूज करिएगा, चौक के साथ तो करिएगा नहीं। तो बच गया क्या, स्टैंड, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड। क्या, अगला सवाल देख लेते हैं अपना लोग। छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग एजेज करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग करते हैं, है ना। ये खुरचनी समझ रहा है ना आपको क्या होता है, स्क्रैपर के बारे में पूछ रहा है। छोटे व्यास के छिद्र और छेद के किनारों को, है ना, एज को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका एक बात जान जाइए कि छोटे होल है, अगर छिद्र है ना, छोटे होल या छिद्र है, उसके किनारों को, है ना, फिनिशिंग करने के लिए, मटेरियल हटाने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है, किनारों के बारे में। तो सपाट खुरनी को तो करिए, खुरचनी से तो करिएगा नहीं, फ्लैट वाले से, है ना, हुक वाले से तो करिएगा नहीं, हुक टाइप का वो होता है ना, खुरचनी वो हुक टाइप का होता है, वो भी नहीं करिएगा। अब यहाँ पे ट्रेंगुलर, है ना, स्क्रैपर, त्रिकोणीय खुरचनी का उपयोग आप करिएगा भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, त्रिकोणीय खुरचनी का प्रयोग करते हैं अपना लोग व्यास के छिद्रों को, छेद के किनारों को, है ना, खुरचने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, है ना, त्रिकोणीय खुरचनी का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है। खुरचने के लिए, बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है ना। बड़े बियरिंग वगैरह को खुरचने के लिए अपना लोग जो करते हैं, बुल नोज खुरचनी का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, बुल नोज खुरचनी, है ना, बुल नोज खुरचनी स्क्रैपर का प्रयोग अपना लोग बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए सतह का उपयोग करते हैं। बुल नोज सतह होता है खुरचनी का, है ना, स्क्रैपर का एक सतह होता है जिसको कहते हैं बुल नोज, उसका प्रयोग करते हैं बड़े बियरिंग इस सतह को खुरचने के लिए। ठीक है भाई। अब अगला सवाल जो है इसको भी देख लीजिए। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर, बीच का क्या अंतर है। कह रहा है आकार, कोई भी आकार है, अधिकतम सीमा और आकार के न्यूनतम सीमा को अपना लोग क्या कहते हैं। जैसे अभी कोई भी आकार है ना, जैसे 25 mm, कोई भी टॉलरेंस आपको दे दिया जाता है ना, यहाँ पे अभी जस्ट ना बताए थे, ये 0.2 है। ठीक है, ये है -0.11 सपोज, तो ये हो गया ऊपरी सीमा, ये हो गया निचली। मतलब 25 mm का कोई डायमीटर है, कोई भी जॉब है, इसका जो है अधिक अगर आपका होगा साइज, 25 mm से साइज आपको दे दिया गया है कंपनी में कहीं भी जॉब बनाने के लिए, तो अधिकतम 0.21 mm तक बढ़ सकता है। घटना, अगर घटेगा वो 0.11 mm तक घट सकता है। ये ऊपरी सीमा हुआ ना आकार का अधिकतम सीमा, और ये न्यूनतम सीमा दिया हुआ है, उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस अपना लोग बार बार बोल रहे हैं, अभी कई गो वीडियो में तो इस टाइप का सवाल किए हैं। टॉलरेंस ही कहते हैं इसके अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को अपना लोग टॉलरेंस कहते हैं। सीधी सी बात है, अरे कुछ हो नहीं है। थोड़ा सा अगर थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि खेले खत्म है, फिर आपको इतना समझाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगला सवाल पे चलते हैं अपना लोग। इसमें कह रहा है टॉलरेंस किस ग्रेड की है, टॉलरेंस किस ग्रेड की है। तो एक बात जान जाइए,
फंडामेंटल टॉलरेंस है ना, फंडामेंटल टॉलरेंस है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम समझाते हैं फिर क्या होता है। टॉलरेंस है ना किस ग्रेड की है, ग्रेड के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फंडामेंटल टॉलरेंस है ना। इसे ही अपना लोग ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी कहते हैं। फंडामेंटल टॉलरेंस को ही ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी कहते हैं अपना लोग। और एक बात जान जाइए, टॉलरेंस जो है ना 18 प्रकार के होते हैं, 18 ग्रेड के होते हैं, समझे ना भाई लोग। टॉलरेंस जो है 18 ग्रेड के होते हैं। आप लोग देखे हुए होंगे आई है ना, T01 याद आया होगा, IT0 है ना, IT1 लेकर के IT16 तक है ना। ये 18 प्रकार का टॉलरेंस जो है ना उसका ग्रेड होता है, टॉलरेंस का ग्रेड होता है। इसीलिए इसी टोटल प्रकार को अपना लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल टॉलरेंस। वही बात आपसे पूछ रहा है, टॉलरेंस किस ग्रेड के होते हैं, तो ये फंडामेंटल टॉलरेंस जो होता है उसी को अपना लोग फंडामेंटल टॉलरेंस भी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल टॉलरेंस के तहत क्या क्या आ गया, ये वाला टोटल जो टॉलरेंस है ये फंडामेंटल टॉलरेंस है। इसी को अपना लोग टॉलरेंस ग्रेड भी कहते हैं। और 18 प्रकार के ग्रेड होते हैं टॉलरेंस के, ठीक है भाई लोग। थ्योरी लेकिन पढ़िए मेरे ख्याल से, और बड़ी आसान होगा, बड़ी मजा आएगा फिर समझने में। और सीबीटी एग्जाम में आधा घंटा में छाप के आ जाइएगा भाई, गारंटी बता रहे हैं आपको हम। बाकी हम तो प्रयास करिए रहे हैं, करिए तैयारी।